हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। मित्रों, कल मैंने विश्व साहित्य श्रृंखला के अंतर्गत हिब्रू भाषा के साहित्यकार एमोस रोज की सुप्रसिद्ध कहानी दो औरतें का फर्स्ट पार्ट आप लोगों से शेयर किया था। आज उसका सेकंड पार्ट लेकर मैं आप लोगों के सामने आया हूँ। तो लीजिए, मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। एरियाला ब्रास ने ओस्नोत को थोड़ी घबराहट और हड़बड़ी में एक और झुके हुए मोटे अक्षरों में जवाब लिखा और उसके नाम के खाने में रख दिया। शुक्रिया, यह तुम्हारा बड़प्पन था कि तुमने मुझे खत लिखा। बोझ को अक्सर सीने में जलन की शिकायत भी होती है, पर पूछने पर कहता है ये कोई खास बात नहीं है। मैं उसके लिए वह सब करूँगी जिनके लिए तुमने मुझे आगाह किया है। अपनी सेहत पर उसका ध्यान कतई नहीं जाता, हालांकि बहुत सारी बातें हैं जिनकी उसको ज़रूरत से ज़्यादा फिक्र रहती है। तुम्हें तो बेओब के स्वभाव का पता है ही, एरियाला बी, ओस्नोत ने जवाब दिया। यदि तुम उसके तले हुए खट्टे और मसालेदार खाने पर काबू कर सको तो उसके सीने की जलन रुक जाएगी, ओस्नोत, एरियाला ने जवाब दिया। कई दिनों के बाद मैं अक्सर अपने आप से पूछती हूँ, हमने एक किया क्या? बोझ अपनी भावनाओं को दबा लेता है और मैं हूँ कि इस छोर से उस छोर तक भटकती रहती हूँ। शाम को अपना काम पूरा करके जब वो घर लौटता है, मुझसे आदतन पूछता है, तो आज नया क्या हुआ? जब जब मैंने कॉफ़ी के बदले उसको चाय का प्याला थमाया है, वो आपे से भाग हो गया है। ऐसे समय वो हर बार गुर्रा कर यही बोलता, मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो, ये बात कान खोल कर सुन लो। मैं कई बार उन वजहों के बारे में सोचती हूँ जिनसे मैं बेवोज की ओर आकर्षित हुई थी। उसके पास खींच ले जाने वाला प्यार तो अब भी आता है, पर साफ साफ जवाब नहीं मिलता। मेरा यकीन एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जिस दिन मेरे मन में तुम्हारा ख्याल न आया हो। ओस्नोत, तुम सोचती होगी मैंने जो कुछ भी किया बहुत सोच समझ कर योजनाबद्ध तरीके से किया। सच मानो हमारे पास इसके सिवा कोई और रास्ता बचा ही नहीं था। मर्द और औरत के बीच के आकर्षण का सारा मामला इतना अचानक और अनूठा होता है कि उस पर हैरानी भी होती है, बिल्कुल बेतुका और हास्यास्पद। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? ओस्नोत, गनीमत है तुम्हारे बच्चे नहीं थे, नहीं तो तुम्हें और मुझे भी भारी मुसीबत का सामना करना पड़ता। बेवोज का क्या मालूम नहीं वो क्या सोचता या महसूस करता है। तुमसे ज़्यादा और कौन जानता है कि उसको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। पर क्या तुम्हें भी यह मालूम है कि उसके अंदर क्या चल रहा है? एक दफ़ा मैंने उसे पूछा भी कि अपने किए किसी काम का किसी ढंग का पछतावा उसके मन में है, तो उसने जवाब दिया, तुम्हें क्या यह दिखाई नहीं देता कि मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूँ? उसके साथ तो नहीं रह रहा। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं बिस्तर से उठ जाती, कपड़े बदलती और दरवाज़ा खोल कर बाहर छत पर आ जाती। लगता अभी इसी वक्त चाहे आधी रात क्यों हो, चलती हुई तुम्हारे पास आ जाऊँ और तुम्हारे साथ माजरा समझाऊं। पर क्या है ऐसा मेरे पास समझाने को? फिर कमरे के अंदर आती हूँ, कपड़े उतारती हूँ और बिस्तर में दोबारा से घुस जाती हूँ, पर आंखें बिल्कुल खुली। यदि नींद का कहीं नामो निशान नहीं। बेवोज के खर्राटे अपनी शांत रफ्तार से जारी है। मैं एकदम से तड़प जाती हूँ। इस वक्त मुझे यहाँ क्यों होना चाहिए? कहीं और किसी दूसरी अनजान जगह पर क्यों नहीं? वो नई अनजान जगह तुम्हारा कमरा क्यों नहीं हो सकता? ओस्नोत, समझने की कोशिश करो। यह सब मेरे साथ तभी होता है जब रात के अंधेरे में नींद न आने पर मैं बिस्तर में करवटें बदलते रहती हूँ। तब मुझे तुम्हारी बेपनाह याद आती है और तुमसे अजीब सा अपनापा महसूस होने लगता। जैसे मुझे लगता लॉन्ड्री में तनहा तुम ही क्यों, हम दोनों मिलकर साथ काम करें। तुम्हारी लिखी दोनों चिट्ठियाँ
हमेशा मेरी जेब में रहती है और मैं बार बार उनको निकाल कर पढ़ा करती हूँ। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे लिखे एक एक शब्द को मैं कितनी इज्जत बख्शती हूँ। सिर्फ उन लिखे शब्दों के लिए इज्जत नहीं, बल्कि जो लिखे जाने से रह गए उन शब्दों के लिए मेरे मन में और भी कदर है। पर मैं भी बावली हो गई। इतनी सारी राम कहानी तुम्हें आखिर क्यों सुनाती जा रही हूँ। इस समय रात 1 बजे का समय हुआ है। वह हाथ पांव समेट कर गहरी नींद में सो रहा है। कुत्ता उसके पैताने और बिल्ली साथ वाली मेज पर सो रही है। मैं सिरहाने रखे लैंप की रोशनी में यह चिट्ठी लिख रही हूँ। मुझे इस बात का एहसास बखूबी है कि जो मैं कर रही हूँ उसका कोई औचित्य नहीं। तुम्हें यह भी लग सकता है कि मैं बावली हो गई हूँ, दिमाग खिसक गया है। यह बात शायद सच भी है। क्या हम कहीं मिल बैठकर बातें करने का समय निकाल सकते हैं? बोझ के खान पान और दवाइयों से परे हटकर अपने अपने मन की बातें एक दूसरे से कहें। मैं तुम्हें यह चिट्ठी यह सोचते हुए लिख रही हूँ ओशनो कि तुम इसे पढ़कर अपने दिल की बात मेरे साथ बांटोगे। ढेर सारे शब्दों की दरकार नहीं पड़ेगी, सिर्फ 2 शब्द मेरे लिए काफ़ी रहेंगे, एरियाला बी। ओशनोत की चिट्ठियों वाले खाने में रखा मिला यह खत जवाब के इंतजार में पड़ा रहा। उसने इसका जवाब न देने का फैसला किया। 1 बार 2 बार उसने इसको ऊपर से नीचे तक ध्यान से पढ़ा, फिर मोड़ का अलमारी के दराज में रख दिया। उसके बाद अपनी खिड़की के सामने वो निश्चेष्ट और स्थिर खड़ी रही, बाहर देखती रही। ओशनोत देर से खिड़की से सटकर खड़ी थी और वहाँ से हटकर सोफे पर जा बैठी। पीठ सीधी तान कर उसने हथेलियाँ घुटनों पर रख दी और आंखें मूंदी रही। थोड़ी देर की ही तो बात है, शाम उतर जाएगी। तब वो रेडियो पर संगीत सुनते हुए कोई किताब लेकर पढ़ने बैठ जाएगी। फिर वहाँ से उठकर कपड़े उतारेगी, अपने कपड़ों को करीने से तहा कर रखेगी, कल पहनने वाले कपड़े निकाल कर सामने रखेगी, नहाने जाएगी, फिर बिस्तर में घुस जाएगी। धीरे धीरे नींद के आगोश में समा जाएगी। अब उसको रात में सपने दिखाई नहीं पड़ते और भोर में अलार्म बजने से पहले ही वह जाग जाती है। ओशनोत को अब कबूतर जगाते हैं। मैं तुम कैसी लगी ये कहानी? यदि अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से मेरे YouTube के कमेंट बॉक्स में आप अपना ओपिनियन सेंड करेंगे और साथ ही इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी मैं विश्व स्तरीय साहित्य कहानियाँ आप लोगों से शेयर कर सकूं। आज इतना ही। अंत में आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, समय दिए इसके लिए सो मैनी थैंक्स टू यू।